सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन सा विवाद है जो नया उठ खड़ा हुआ है? ये हमारे अभी हाल ही में जो पीएचडी की एडमिशनें हुई उसमें बहुत सारी धांधलियाँ जो कि हमें देखने को मिली। तो विचारधारा से आपका क्या मतलब है? प्रोफेसर हैं, चाहे आपके नॉन टीचिंग के स्टाफ हैं, चाहे वाइस चांसलर तक, सब एक ही आइडियोलॉजी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट में संगठन के ही लोग क्यों आ रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी को लेकर भी कई धांधलियां हुई हैं, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? इस रॉन्ग नोटिफिकेशन के कारण भी आधे से ज़्यादा बच्चे इंटरव्यू नहीं दे पाए। तो मैं ये भी विश्वविद्यालय से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोफेसरों को आप भर्ती क्यों कर रहे हो। क्या इस बार पीएचडी जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें क्या हमें संगठनात्मक विचारधारा देखने को मिली है? जी बिल्कुल मिली है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अपने लोगों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और रिश्तेदारी निभाने का काम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में जो अभी पीएचडी के इंटरव्यू हुए हैं, क्या उसके बाद हमें वेटिंग लिस्ट देखने को मिली है या सीधे ही परिणाम घोषित कर दिए गए हैं? जब पहली लिस्ट निकाली इन्होंने तो उस लिस्ट में वेटिंग लिस्ट थी ही नहीं, तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी एकदम से ही लिस्ट निकालनी पड़ी, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है ना, तो विचारधारा की वजह से ही। सन्नी शर्मा ने बार बार कहा कि यूनिवर्सिटी में संगठन काम कर रहा है, लेकिन बराबरी के हित में काम करे ना तो वो अच्छा रहेगा। आप भेदभाव कर रहे हैं। जो अभी इंटरव्यू हुए हैं पीएचडी के, उनमें किस तरह की पॉलिटिक्स हुई है? 2-2 मिनट के इंटरव्यू। जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है एक बार सबकी जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ शरेआम होता है। अगर आप किसी संगठन से जुड़े नहीं हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में एक बार फिर नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। क्या हम केंद्रीय विश्वविद्यालय को विवादों का घर कह सकते हैं या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम हटाकर संघ विश्वविद्यालय कह सकते हैं? अभिवादन स्वीकार करें। मैं प्रेरणा आज छात्र नेता सन्नी शर्मा से बात करूंगी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन सा विवाद है जो नया उठ खड़ा हुआ है। नमस्कार मैडम जी, ये हमारे अभी हाल ही में जो पीएचडी की एडमिशनें हुई उसमें बहुत सारी धांधलियाँ जो कि हमें देखने को मिली, जिसके लिए हमने वाइस चांसलर को ज्ञापन भी दिया और 13 फरवरी को हमने एक बड़े लेवल पे धरना भी किया। और उस धरने में हमारे माननीय कुलपति जी ने हमें आश्वासन दिया कि 18 तारीख तक जो है आपको इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जबकि उसका कोई भी अभी रिप्लाई नहीं आया है। और दीनदयाल उपाध्याय की जो है पिछले कल एक लिस्ट जारी की है जिसमें वेटिंग लिस्ट भी नहीं डाली हुई है। और मेरा ये भी सवाल है कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं डाली हुई है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें एनएफएस लगाया गया है, जैसे कि जूलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें SC ST OBC कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट्स जिनका नेट है, कुछ स्टूडेंट जिनका सेट है और कुछ ऐसे हैं जिनका JRF है, तो सबको NFS लगाया गया है। NFS होता है जॉब के पर्पज़ में, जो सरकारी कर्मचारी एक इंटरव्यू देता है, अगर वो सूटेबल नहीं होता है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन नौकरी की जगह जब बच्चा PhD में एडमिशन ले रहा है, वो JRF भी ऑल इंडिया में टॉप भी कर रहा है, 2% में जो JRF बच्चा आता है, तो उसको फिर पढ़ाई से वंचित क्यों किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को लेना चाहते थे और जो भी जिस भी विचारधारा से जुड़े हुए वो लोग हैं वो उनको नहीं मिले, तो उनको फिर रहने दिया बच्चों को। जो भी गरीब तबके के बेचारे जो न्यूट्रल स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए मतलब थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सन्नी शर्मा, आपने एक टर्म यूज़ की विचारधारा, तो विचारधारा से आपका क्या मतलब है? विचारधारा तो जैसे यहाँ पे एक RSS है, विद्यार्थी परिषद है, तो हर एक विचारधारा अपने उसके लिए काम करती है, संगठन के लिए, देश के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ें दिख नहीं रही है। जो अन्य जो छात्र संगठन हैं विश्वविद्यालयों में, तो उनको ही जो प्रोफेसर हैं, चाहे आपके नॉन टीचिंग के स्टाफ हैं, चाहे वाइस चांसलर तक, सब एक ही आइडियोलॉजी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जबकि स्टूडेंट के साथ इस तरह की होनी नहीं चाहिए हरकतें। और बराबर का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और जो JRF के बच्चे वो सबसे कम एडमिशन हुई है इस बार, और जिसका नेट है उसको भी बहुत ही कम उसमें लिए, सबसे ज़्यादा शोध पात्रता की एडमिशन हुई है, और जिसमें 90 सीटें वैकेंट रह चुकी है। और मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात भी करता हूँ, जिसका मैं खुद स्टूडेंट भी हूँ। तो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो नोटिफिकेशन डाली हुई थी जो इंटरव्यू की, ये था स्टार्टिंग इंटरव्यू 27 से, लेकिन इन्होंने रोस्टर में 57121 से जो लिस्ट डाली हुई है तो वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की है। इस रॉन्ग नोटिफिकेशन के कारण भी आधे से ज़्यादा बच्चे इंटरव्यू नहीं दे पाए। इसके बावजूद जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्रोफेसर अनिल,
उनको मैंने कॉल बाकायदा किया कि आप क्लैरिकल से इस मिस्टेक को ठीक करवाइए, लेकिन उन्होंने जवाब में यही बताया कि आप अपने रोल नंबर चेक कीजिए, आपका आया है सीरियल नंबर तो ठीक है, बाकियों से मुझे कोई मतलब है नहीं है। तो मैं ये भी विश्वविद्यालय से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोफेसरों को आप भर्ती क्यों कर रहे हो, जो बच्चों के फेवर में बात भी नहीं करते हैं, जो अपनी मनमानी करते हैं। क्या इस बार पीएचडी जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें क्या हमें संगठनात्मक विचारधारा देखने को मिली है? जी बिल्कुल मिली है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंटों में अपने अपने संगठन के लोगों को लिया गया, जिसमें देहरा कैंपस में हिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक छात्रा है जो कि संगठन मंत्री रह चुकी है। हमें उससे वो भी नहीं है कि उसकी एडमिशन क्यों नहीं हुई, उन्होंने पेपर निकाले, इंटरव्यू दिए, लेकिन जो और बच्चे उनको भी लिया जाना चाहिए था, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में संगठन के ही लोग क्यों आ रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी को लेकर भी कई धांधलियां हुई हैं, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, विस्तार पूर्वक बताता हूँ मैं। जो हमारा अभी संस्कृत का डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वेटिंग लिस्ट में आ भी सकते हैं, जैसे कुछ बच्चों की एडमिशनें हुई लेकिन स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं ली। अब जो वेटिंग में होगा बच्चा वो एडमिशन ले सकता था, लेकिन इन्होंने वेटिंग लिस्ट जो है तो शो ही नहीं की है। जब आप डीडीयू में लिस्ट निकाल रहे हैं तो अदर डिपार्टमेंट की भी लिस्ट निकालो। और मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, मतलब आपके जरिए यूनिवर्सिटी से, कि विश्वविद्यालय में जब कि वाइस चांसलर ने बोला था कि हम एक कमेटी बिठा रहे हैं, कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद पूरा ब्यौरा दिया जाएगा हर एक डिपार्टमेंट में कितने कितने मार्क्स लगे, क्या क्या मामला है, लेकिन उससे पहले ही दीनदयाल उपाध्याय में लिस्ट निकाल दी। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अपने लोगों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और रिश्तेदारी निभाने का काम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में जो अभी पीएचडी के इंटरव्यू हुए हैं, क्या उसके बाद हमें वेटिंग लिस्ट देखने को मिली है या सीधे ही परिणाम घोषित कर दिए गए हैं? सीधे ही कर दिए गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दीनदयाल उपाध्याय में लिस्ट आई है, अभी नाम आया, तो वो उस व्यक्ति का नाम तभी आ सकता था जब वेटिंग लिस्ट लगी होती। जब पहली लिस्ट निकाली इन्होंने तो उस लिस्ट में वेटिंग लिस्ट थी ही नहीं, तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी, एकदम से ही लिस्ट निकालनी पड़ी, वो भी विदाउट वेटिंग लिस्ट के। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि शरेआम ये, मतलब इनको डर ही नहीं है किसी का, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है ना। अब दबाया जा रहा है, क्योंकि एक ही जब विचारधारा होगी, जब एक ही आइडियोलॉजी होगी, ऑपोजिशन में कोई नहीं होगा, उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे गुंडागर्दी भी होती है, डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, पीएचडी में स्कॉलरों को तंग किया जाता है। काफ़ी टाइम से 8,000 जो फेलोशिप ले रहे हैं बच्चे, उनकी 12,000 की नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो JRF क्वालिफाइड हैं, उनके जो भी डॉक्यूमेंट है कईयों की DRC रोकी जाती है, ये विचारधारा की वजह से ही। क्या विचारधारा, मान लो जो दूसरी विचारधारा का बच्चा है, क्या उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना या उसकी वो करना मान लो जुड़ा है, तो वो एक अपराध थोड़ी है, वो उसका अपना पर्सनल है ना, व्यक्तिगत, वो तो जुड़ सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन वो कौन होते हैं रोकने वाले? सन्नी शर्मा ने बार बार कहा कि यूनिवर्सिटी में संगठन काम कर रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी में संगठन किस तरह से काम कर रहा है? संगठन यही काम कर रहा है, नाम के लिए तो बताते कि हम भारत के जैसे बड़े सारे छात्र संगठन का बताते हैं कि हम विश्व के बहुत बड़े छात्र संगठन के लीडर हैं, जो भी करते हैं बच्चों की। मैं उसमें नहीं जाऊँगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन छात्र के लिए बनी हुई है और छात्र के हित में काम करती है, लेकिन बराबरी के हित में काम करे ना तो वो अच्छा रहेगा। आप भेदभाव कर रहे हैं, जिसका क्लासिकल एग्जाम्पल मैं भी हूँ आपके सामने। तो 3-4 सालों से एडमिशन के लिए कर रहा हूँ। अभी जो है मेरी एडमिशन इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि ये NSY का प्रेसिडेंट है और ये यहाँ से चला जाए। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है उनकी जो थिंकिंग है, बाकी किसी के दिमाग में हम नहीं जा सकते हैं, तो मेरे को विचारधारा के आधार पे वो दिखती सी बात है, मुझे बाहर किया। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनकी आवाज़ मतलब उठाने वाला कोई नहीं है, तो उनको भी कर दिया। क्योंकि हम तो अब सारे बच्चों का मुद्दा उठा रहे हैं कि सभी जो भी बच्चे न्यूट्रल थे, जिनका नेट है, JRF है, वो एलिजिबल होने चाहिए, उनको इंटरव्यू में बाहर निकाला और इंटरव्यू 2-2 मिनट के किए गए। जो अभी इंटरव्यू हुए हैं पीएचडी के, उनमें किस तरह की पॉलिटिक्स हुई है? 2-2 मिनट के इंटरव्यू, जी क्या कहना है आपका इस बारे में? इस बारे में मैम, जब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मेरा 29 को इंटरव्यू था तो 5-3-2 मिनट में स्टूडेंट इंटरव्यू देके बाहर आ रहे थे। जब पूछना उनसे कि क्या पूछा, नाम पता, टॉपिक का नाम, और एक आधा गलती से ऑब्जेक्टिव या रिसर्च गैप पूछ लेते थे और थैंक यू बोल के बाद बाहर आ जाओ, बस हो गया। और बताते थे कि लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, बेस्ट ऑफ लक बोल के चलो बाहर। तो मेरा ये जनता से सवाल है कि 2-2 मिनट के पीएचडी इंटरव्यू CUHP में करवाए जा रहे हैं, क्या 2 मिनट में आप अपनी इंट्रोडक्शन लोगों को बता सकते हैं? आपसे भी मेरा यही सवाल है। देखो मैम, 2 मिनट में तो वही होता है, नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे,
और लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक का नाम और एक आधा ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको पहले भी बोला, और भेज देंगे। वो तो उनके ऊपर है मैम डिपेंड। और बाहर करने का रीज़न एक और भी है, जो 40 मार्क्स है वो उनके हाथ में जो है, उसमें जीरो भी लगा सकते हैं ये लोग, लेकिन जीरो लगती नहीं है कभी, क्योंकि 10 मार्क्स जो है वो रिसर्च प्रपोजल के भी होते हैं। तो मेरा सन्नी शर्मा से और आप सभी से एक छोटा सा सवाल है कि CUHP में स्टूडेंट जो फ्यूचर है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट है या फिर उनकी काबिलियत पर? मैम स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता। मैं आपके माध्यम से हमारे हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी, और केंद्र में हमारे शिक्षा मंत्री जो है और माननीय राष्ट्रपति जी से भी यही मांग करता हूँ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है एक बार सबकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो PhD के रिगार्डिंग हो, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर है जो हमें लगता है कि नियुक्तियां जो है फर्जी हुई है, और UGC जो गाइडलाइन होती है डिपार्टमेंट ओपन करने की भी और भर्तियां करने की, वो एक्स्ट्रा ही पोस्टें भर दी गई है। और हमारे पास विश्वविद्यालय में कैंपस भी नहीं है, उसके बावजूद भी अपने लोगों को भरने के लिए डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं, बैठने के लिए जगह तक नहीं है। तो सन्नी जी आपने बताया कि अपने लोगों को डिपार्टमेंट्स में भरा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप भी NSUI के हैं और NSUI के लोगों को क्या डिपार्टमेंट्स में जगह नहीं दी जा रही है? या बाहर से कोई न्यूट्रल बच्चा आता है जो किसी संगठन से जुड़ा नहीं है, क्या उसको वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी मैम, मतलब ही नहीं बनता। पिछले कई सालों से यही चली हुई है प्रथा, खासकर 2-4 सालों से ज़्यादा ही हो गया है यहाँ पे। जब से ये पिछले साल की एग्जाम्पल देता हूँ मैं मैम आपको, जो अभी चुनाव हुए थे छात्र संघ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में CRDR के जो होते हैं, तो उसमें हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट था राहुल कैंडिडेट। तो उसका अभी नॉमिनेशन होने से पहले एक दिन पहले ऐसी क्या नौबत आ गई, उसको 1 मार्क्स से फेल करना पड़ा, वो एलिजिबल ना हो। इस लेवल पे शिक्षकों का तो स्तर इतना गिरा हुआ है कि एक प्रोफेसर होकर एक हायर एजुकेशन में एक टीचर तो सबके लिए बराबर होते हैं, वो विचारधारा के ऊपर विश्वास नहीं रखते, लेकिन यहाँ शरेआम होता है अगर आप किसी संगठन से जुड़े नहीं हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके की जो स्थिति है, तो बाहर के बच्चे क्यों आएंगे यहाँ पे एडमिशन लेने? और एकमात्र यूनिवर्सिटी जहाँ पे ओपन कॉल होती है, NAC A+ विश्वविद्यालय क्यों है NAC A+, जिसका मैं एक अपना भी एग्जाम्पल देता हूँ। जब NAC A+ की टीम आई थी तो हमें अंदर जाने नहीं दिया। बहुत सारे जो चाहे प्रोफेसर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, उन्होंने हमें इसलिए रोका क्योंकि हम आवाज़ उठाएंगे, हम बोलेंगे लाइब्रेरी की प्रॉब्लम है, हम बोलेंगे क्लासरूम की प्रॉब्लम है, बैठने की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए वो ना दिखाने के लिए हमें वो किया। और NAC A+ मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि NAC A+ जो विश्वविद्यालय किराए पे चला हुआ है, 3 कैंपस में दुकानें खोली हुई है, शाहपुर में, धर्मशाला में, देहरा में, नर्सिंग जो हॉस्पिटल है वहाँ पे चलाए हुए हैं, एक मंदिर के साथ कम्युनिटी हॉल जो देहरा का दूसरा कैंपस है जहाँ पे सोशियोलॉजी सोशल वर्क डिपार्टमेंट है। तो टोटली टेम्परेरी चलाया हुआ है। जितना पैसा वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं उतना ढंग से कैंपस पे किया होता 15 सालों में तो बन जाना था। और केंद्र में सरकार ने की थी, इससे पहले BJP की भी सरकार यहाँ पे थी, तो कुछ काम नहीं किया इन्होंने। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में अभी कुछ समय पहले ही PhD के इंटरव्यू हुए हैं। PhD के इंटरव्यू के बाद स्कॉलर्स अभी यहाँ पे एडमिशन हुई हैं, परंतु ये भी एक बहुत बड़ा विवाद बन गया है क्योंकि यहाँ पे लोगों का कहना है या छात्रों का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ संगठन ही अपनी जगह बना सकता है। तो मैं आपकी भी राय इस विषय पर मांगती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी बताएं कि क्या स्टूडेंट फ्यूचर CUHP में स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट है या उनकी काबिलियत पर? धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम बॉबी शर्मा है और मैं सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, सिरमौर फारिपुरदार। और मैंने जब भूषण ज्वेलर का लकी ड्रॉ होना था उससे एक दिन पहले ही अपने वाइफ के लिए एक चेन ली थी और मुझे उसमें 9 कूपन मिले थे। उस पर रहा कि मेरी एक गाड़ी निकली हुई है, तो मैं इसके लिए भूषण ज्वेलर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 9 कूपन दिए और 9 कूपन में उसमें एक लकी पर्सन में निकला। भूषण ज्वेलर का देखा जाए तो यहाँ पे मैं करीब 4-5 सालों से विजिट कर रहा हूँ। मेरे जो कस्टमर है, मैं भी फील्ड में काम करता हूँ, उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि जो भी गोल्ड परचेज करना है तो भूषण ज्वेलर में आए। इनका मेकिंग चार्जेस और सारा कुछ गोल्ड, प्योर गोल्ड मिलता है। तो मैं लोगों को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भूषण ज्वेलर की विजिट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।